जिसमें x की पावर 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही होते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि बताओ ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और इक्वेशन ऐसी दे रखी है, बताओ तुम बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। 3x² प्लस 5 क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? इससे मतलब नहीं है कि bx है कि नहीं, इससे मतलब है कि x की पावर स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं ना वो इस फॉर्म में होती हैं, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में होती हैं, और इसमें इसके 2 जीरो आ सकते हैं, वो सीख कर आए थे हम, अल्फा और बीटा, है ना। और इसमें इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब हम लकी हैं कि हमारे जो थर्ड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो कट चुका है, तो हमें सिर्फ 2 मेथड आने चाहिए। एक तो फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम सीख कर आए हैं अभी पीछे, और दूसरा मेथड है हमारा धाराचार्य फॉर्मूला, या हम उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या करना होता है। चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, फिर ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसको मुझे अगर सॉल्व करना है, ये फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं होगी क्योंकि 3 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिसको प्लस करके मैं 5 ला सकूं। इसको मैं धाराचार्य से सॉल्व करना चाहूंगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई 5 और c के आगे यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, धाराचार्य रूल कहता है या धाराचार्य फॉर्मूला कहता है पहले हमें d निकालना पड़ेगा। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4 3 12, क्या आ जाएगी? 25 माइनस 12 13 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अब पहले हम समझते हैं कि जनरल इसके पीछे का रूल क्या है। अगर मेरी डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पर ना d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पे 3 वैल्यू d की आ सकती है। d ग्रेटर देन 0 आ सकता है, d लेस देन 0 आ सकता है, और d इक्वल्स टू 0 आ सकता है ना। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? b² माइनस 4ac से निकालेंगे। अब जरा तुम समझो रूट्स कैसे निकलेगा इसकी हेल्प से। रूट निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a फॉर्मूला लगाएंगे, और बीटा निकालने के लिए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a निकालेंगे। तो यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो, माइनस बी 2a तो कॉमन है, बस प्लस रूट डी आ रहा है और माइनस रूट डी आ रहा है। आप सोच के देखो, अगर डी की वैल्यू 0 रख दी मैंने तो अल्फा और बीटा सेम नहीं आ जाएंगे। अगर मेरी इफ डी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा नहीं आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, है ना। इसलिए जब डी की वैल्यू 0 होती है तो मैं बोलती हूँ रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएगी। जैसे इस वाले केस में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो इस वाले में क्या होगा? रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। और 30 वाले केस में रूट्स इमेजिनरी होते हैं। क्यों इमेजिनरी होते हैं बेटा? क्योंकि कभी भी जो डी होता है नेगेटिव में, मतलब अंडर रूट जो होते हैं वो नेगेटिव में सॉल्व नहीं हो सकते। माइनस में कभी भी डी अंडर रूट में है तो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। तो इसमें हमें ये चीज़ एक पता होनी चाहिए। और बाकी फिर हमें क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन से करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत परेशान भी करता है, तो ये मैं एक जरूर बता दूँ, स्पीड वाला, कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना है, इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन टाइम दे रखा, फाइंड द स्ट्रीम स्पीड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब मुझे x मान लो, स्पीड ऑफ बोट को x मान लो जो कि है 11 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम मतलब जो मेरी नदी बह रही है उसकी भी तो स्पीड होगी, उसको y किलोमीटर पर आवर मान लो, है ना। तो मान लो ये मेरी स्ट्रीम बह रही है किस स्पीड से? y स्पीड से, और इसमें बोट भी है किस स्पीड से? x स्पीड से। अब वो कह रहा है इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब होता है अगेंस्ट स्ट्रीम जा रही हूँ मैं। अगर अप स्ट्रीम जा रही हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो अब इसमें टाइम दे रखा है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? यहाँ पर टाइम गिवन है, तो टाइम का पहले रिलेशनशिप बताओ। टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ऊपर लेना है डिस्टेंस, नीचे लेना है स्पीड, है ना। ऐसे ही मुझे डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू टाइम का डिफरेंस आ जाएगा मेरा, है ना। तो पहले किस में टाइम मुझे ज्यादा लगेगा? अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा ना। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना लिया है मैंने? 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर लिखा। और स्पीड कितनी होगी बेटा? जब हम अगेंस्ट जाते हैं ना
तो फिर हमें माइनस करना पड़ता है, हम करेंगे 11 माइनस वाई, फिर माइनस करेंगे। अब रिटर्न भी हुआ डाउन स्ट्रीम, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, वो भी कितना है 12 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, और कितना डिफरेंस आया टाइम का 2 आवर 45 मिनट्स, तो मैं इसको लिखूंगी 245/60 और बस फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगी, बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, हमें देखना पड़ता है हमें क्या गिवन है। जो गिवन होता है ना, जैसे टाइम गिवन था तो मैंने इक्वेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकाली।